सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो है आज हम क्लास नंबर 39 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर 39 से पहले मैं बता देता हूं, इससे पहले जो है हम 38 क्लास कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा मैं वहां पर बता के आया हूं। कल की वीडियो 38 क्लास नंबर के अंदर जो है हमने मोहम्मद गोरी को कंप्लीट देख लिया था और आज से हमारा जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, आज से हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है और दिल्ली सल्तनत में जितने भी जो है शासक हुए हैं बारी बारी से एक एक के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम मामलूक वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मामलूक वंश के बारे में बात करेंगे, जिसको अक्सर क्या बोला जाता है? गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश जो है आज के वीडियो में हम पूरा जो है खत्म कर देंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू इस टॉपिक का मैं दे देता हूं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो है आपके इनको जो है क्रमवार सीक्वेंस वाइज जो है शासक याद रखने हैं। पहला कौन आया था, दूसरा कौन आया था, तीसरा कौन आया था, क्योंकि एसएससी रेलवे और एचएसएससी में ना बहुत बार जो है मैच द फॉलोइंग करके दे देता है, बताओ भाई। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो है कौन आया था? सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना सभी को पता है कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था मेरे भाई। ठीक है, पहले नंबर पर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे नंबर पर कौन आया था? दूसरे नंबर पर इसका पुत्र आया था जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, आराम शाह इसके बेटे का नाम होता था। तीसरे नंबर पर कौन आया था? तीसरे नंबर पर आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका गुलाम होता था। किसका गुलाम होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता था। और इल्तुतमिश को क्या बोला जाता था? गुलामों का गुलाम बोला जाता था। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए याद रखना, गुलामों का गुलाम। ठीक है, चौथे नंबर पर इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज आया था। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज ये किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का जो है ये पुत्र होता था, लेकिन कुछ ही समय के लिए रहा था क्योंकि ये अयोग्य था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद जो है थोड़े लंबे समय के लिए आई थी। कौन आई थी? रजिया सुल्तान आई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली ये महिला थी भाई जो गद्दी पर बैठी थी मेरे भाई। ठीक है, ये रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की जो है ये पुत्री होती थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। 1236 से 40 तक जो है इसका शासनकाल था मेरे भाई। ठीक है, 1236 से 40 के बीच में, और इसके बाद जो है कैथल में इसको मार दिया था। छठे नंबर पर कौन आया था? रजिया सुल्तान के बाद कौन आया था? बहराम शाह आया था मेरे भाई। ठीक है, बहराम शाह आया था। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह इसका पूरा नाम होता था। और जो है जो उस समय जब ये रजिया सुल्तान होती थी ना, उस समय क्या होता था? चालीसा दल होता था, एक चालीसा दल। ठीक है, और चालीसा दल ने ही इसको गद्दी पर बिठाया था। किसको गद्दी पर बिठाया था? बहराम शाह को बिठाया था। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इसके बाद गद्दी पर अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा था। ठीक है, मसूद शाह बैठा था। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा था। और उसके बाद कौन बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो नजरुद्दीन महमूद बैठा था। 8वें नंबर पर कौन बैठा था? नजीरुद्दीन महमूद। नजीरुद्दीन महमूद बैठा था। इसके बाद आई थिंक आपको पता होगा महमूद कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद कौन बैठा था? इसके बाद जो है मेन शासक बैठा था, गयासुद्दीन बलबन बैठा था। ये सभी को पता होगा, आई नो। 9वें नंबर पर कौन बैठा था? यहाँ पे है जगह, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 9वें नंबर पर कौन बैठा था? तो 9वें नंबर पर बैठा था भाई बलबन बैठा था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन बैठा था। ये भी इंपॉर्टेंट था, बलबन भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने जो है सिजदा की जो है प्रणाली लागू की थी, पैबोस की प्रणाली लागू की थी मेरे भाई। ठीक है, तो पैबोस का मतलब क्या था? जो वो होता था ना, सम्राट होता था, या फिर जो ये क्या कुछ भी कह लो, सम्राट कह लो, किंग कह लो, इनके पैरों की चूमने की जो प्रथा थी ना, जिसको क्या कहता था? पैबोस कहा जाता था, वो बलबन ने ही स्टार्ट की थी। इसका क्रम याद रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है। 66 से 87, 1266 से 87 तक इसका कार्यकाल रहा था। उसके बाद 10वें नंबर पर बलबन के बाद कौन बना था? तो बलबन के बाद कैकुबाद बना था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद कौन बना था? 10वें नंबर पर बना था कैकुबाद मेरे भाई। ठीक है, कैकुबाद बना था, कैकुबाद बना था। और 11वें नंबर पर अंतिम 11वां था, 11वां कौन था? क्यूमर्स था मेरे भाई। ठीक है, क्यूमर्स ये अंतिम शासक था गुलाम वंश का मेरे भाई। ठीक है, 1290 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन इसकी मृत्यु करता है? जलालुद्दीन खिलजी इसकी मृत्यु करता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बारे में हम कल पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है,
तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से जो है 1290 में इसको मार के गुलाम वंश का जो है खात्मा कर देता है और जो है खिलजी वंश की यहाँ से स्थापना हो जाती है। यहाँ तक सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। अब एक छोटा सा ओवरव्यू आपको और दे देता हूँ, बोलूंगा लिखूंगा नहीं, आई नो आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। गुलाम वंश की स्थापना, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना, अभी महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर मेरे भाई, ठीक है। ऐसे गुलाम वंश बहुत बड़ा है, आप पढ़ोगे बोर हो जाओगे, नहीं पढ़ा जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए गुलाम वंश के महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं। संस्थापक कौन था? 1206 में इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद राजधानी की बात करूं, गुलाम वंश की राजधानी कहां पर थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है राजधानी लाहौर को बनाया था, याद रखना, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है लाख बख्श, लाख बख्श का क्या मतलब था? लाख बख्श और पील बख्श इसको बोला जाता था। किसको बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श बोला जाता था। इनका मतलब क्या है? लाख बख्श का मतलब होता था लाखों का दान वाला, और पील बख्श का मतलब होता था हाथियों का दान देने वाले मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे कि ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी मेरे भाई, ठीक है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन की जो है निर्माण इसने शुरू करवाया था। जो है आप सभी जानते हैं निर्माण इसने शुरू जरूर करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड किसने करवाया था, यानी कि कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। मृत्यु इसकी कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो 1210 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। 1210 में और 1206 में ये बना था मेरे भाई, ठीक है। चौगान खेलते समय जो इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 के अंदर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए भाई मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप हमेशा बताएंगे इल्तुतमिश जो है इसका वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश ने एक इक्ता प्रणाली लागू की थी। अब इक्ता प्रणाली क्या होती थी? इक्ता प्रणाली होती थी वेतन के बदले सैनिकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो थी, वो इक्ता प्रणाली यहां पर कहलाती थी मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने एक और इंपॉर्टेंट दल बनाया था जिसका नाम था चालीसा दल। अभी जो मैंने यहां पे लिखा ना चालीसा दल, कहां पे गया? रजिया सुल्तान लिखा था ना मैंने, कहाँ गई रजिया सुल्तान? ये रही रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो ये इसकी भी साजिश जो है किसने रची थी? ये चालीसा दल था ना, उसी में रची थी। और जो आगे आप यहाँ पे कहाँ पर गया, ये बलबन जो है ना, बलबन, ये बलबन ने एक इंपॉर्टेंट पता है क्या काम किया था? ये बलबन भी ये जो चालीसा दल होता ना, चालीसा दल होता था उसका सदस्य होता था बलबन। लेकिन जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठा ना, तो इसने सबसे पहले क्या काम किया था पता है? चालीसा दल को समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसको पता था चालीसा दल की कितनी महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंस है, कितना वो शक्तिशाली है, किसी को भी चढ़ा सकता है और किसी को भी उतार सकता है मेरे भाई, ठीक है। ये था चालीसा दल। और मुद्रा की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है शुरुआत की थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसी के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करेंगे। तो बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी मेरे भाई, ठीक है। चालीसा दल इसने समाप्त कर दिया था। ये दो इंपॉर्टेंट बलबन के बारे में आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है बलबन ने स्वयं को जो है जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया कहा था, और दरबार में सिजदा और पाबोस की जो है प्रथाएं जो है ये शुरू की थी मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं के आक्रमण, मतलब इन्हीं के समय में, यानी कि गुलाम वंश के समय में ही मंगोल का आक्रमण हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो गुलाम वंश के दौरान जो इल्तुतमिश था ना, उसी के समय में जो है पहली बार जो चंगेज, मतलब जो ये चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आए थे ना, पहली बार ये इल्तुतमिश के समय में आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए गुलाम वंश में पहली बार जो है किस शासक के समय में जो है ये मंगोल आक्रमणकारी जो थे ये पहली बार जो है भारत की बॉर्डर पर आए थे? तो ये इल्तुतमिश जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इल्तुतमिश जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब वंश का अंत कैसे हुआ तो मैं बता चुका हूं। वंश का अंत जो है अंतिम शासक इसका कौन होता था? क्यूमर्स जो है इसका अंतिम शासक होता था। और किसने मारा था? जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इनको मारा था। इतनी स्टोरी आपको जो है दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश और गुलाम वंश के बारे में पता होनी चाहिए। अगर इतनी स्टोरी आपको याद रह गई तो मैं नहीं मान सकता कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा पूछ लेगा जो इससे बाहर जाएगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, बस तैयारी करते रहो। जितना मैं डिलीवर कर रहा हूं ना यहाँ पे, यकीन मानिएगा पेड़ से कहीं बेहतर है ये मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। अब जितनी मैंने स्टोरी बताई है ना, यकीन मानिएगा ये जितने क्वेश्चन हम 18 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं ना, एक भी क्वेश्चन इस स्टोरी से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 1 सेकेंड मेरे भाई,
हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ना, चलिए ठीक है, जिसे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था। अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान के हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, लाहौर को बनाया था मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछे ना तो हमेशा आप इल्तुतमिश ही बताएंगे। वैसे स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अब सारी चीज़ें बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी चीज़ें जो है मेरे भाई यहाँ पर लिखकर एक बार मैंने आपको बता दिया। वैसे बताने को तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं, वही चीज़ है। आपको पता है कि राजधानी का परिवर्तन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाहौर से शासन किया था मेरे भाई, याद है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है वह पहला शासक था जिसने जो है राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होगी तो इसने राजधानी कहां पर बनाई थी, इसने लाहौर के अंदर राजधानी बनाई थी मेरे भाई। ठीक है, और इल्तुतमिश ने किसको राजधानी बनाया था, इसने दिल्ली स्थानांतरित जो है राजधानी को कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बलबन के बारे में आप सभी जानते हैं, यहां पे मैंने लिखा था बलबन कहां पर मिलेगा, 1266 में आपको मिलेगा बलबन। ठीक है, कहां गया बलबन, था ना यार यहाँ पे, ये रहा बलबन 1266 में फिर आपको जो है बलबन देखने को मिलेगा। इल्तुतमिश के बारे में आपको पता है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का जो है ये संस्थापक था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद बलबन के बारे में आप याद रखना, राजतव का सिद्धांत इसने दिया था, राजतव का सिद्धांत, राजतव का इसने सिद्धांत दिया था। रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी जानते हैं, इल्तुतमिश की पुत्री थी और ठीक है दिल्ली की पहली महिला शासिका थी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ठीक है, 1206 में इसने स्थापना की थी और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई थी, ऐबक बनाम इल्तुतमिश लिख रखा है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा है यहाँ पे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्थापना की थी और मृत्यु इसकी 1210 में हो गई थी चौगान खेलते समय। यहां तक सारी चीजें ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड में बोला गया है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान द्वारा पूरा करवाया गया था। तो आप सभी जानते हैं निर्माण शुरू किसने करवाया था, निर्माण शुरू करवाया गया था ऐबक के द्वारा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1199 में इसका शुरू किया गया था निर्माण, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पूरा किसने करवाया था, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, 1229 के आसपास जो है इसने निर्माण करवाया था मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। लेकिन इसके ऊपर जो है कुछ इमारतें मरम्मत का कार्य करवाया था। किसने मरम्मत का कार्य करवाया था, मरम्मत का कार्य आगे आप जाके देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुछ नई जो है इमारत, कुछ नई मंजिलों का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक याद रखना। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है, कुछ चीजें जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका जो पुनर्निर्माण आप कह सकते हैं, मरम्मत कह सकते हैं, 5वीं मंजिल भी जुड़वाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना भाई, ये देखो सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में बोला गया है तुर्कान ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल, ऊपर मैंने बताया था ना चालीसा दल का गठन किस शासक ने किया था, तो चालीसा दल का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये चालीसा दल क्या होता था, इल्तुतमिश ने अपने सबसे वफादार और जो योग्य गुलाम होते थे ना, उनका एक जो है दल बना दिया था जिसको चालीसा दल जो है कहा जाता था मेरे भाई। ठीक है, उद्देश्य क्या होता था, तो ये इन 40 का जो 40 दल बनाया था ना, इनका उद्देश्य क्या होता था, इल्तुतमिश को अपने जो शुरुआती दिन थे ना उसके तुर्क अमीरों और विद्रोह शक्तियों से जो है खतरा था। मतलब जो अमीर होते थे लोग, उसी के अंदर तुर्कों के अंदर अमीर जो होते थे या फिर विद्रोही लोग होते थे, उनसे जो है खतरा होता था। और इस दल का यानी कि जो 40 दल का गठन किया था, अपनी स्थिति को मजबूत और प्रशासन चलाने में मदद करने के लिए जो है 40 दल का जो है गठन किया था। इसी में जो है बलबन आपको मिलता है, 40 दल का ही सदस्य होता था बलबन। और बलबन ने क्या किया था, पहला काम गद्दी पर बैठते यही किया था कि इस 40 दल को जो है खत्म कर दिया था। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 को देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला गया है, फोर्थ के अंदर बोला गया है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश की ये जो है पुत्री होती थी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला और अंतिम महिला शासिका यही थी। टोपी और कोट पहनकर जो है ये दरबार के अंदर आती थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। और इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, 1236 से 1240 के बीच में कैथल में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। और इतना ही पूछा जाएगा जितना मैं बता रहा हूँ ना, आपको बोल रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप सभी जानते हैं इक्ता प्रणाली को किसने शुरू किया था, इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इक्ता प्रणाली को जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और इसका जो है इक्ता का मतलब क्या था, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हर भूमि क्षेत्र यानी कि जो भूमि के क्षेत्र होते थे ना उनको धारण करने वाले अधिकारी की मुक्ति या इक्तादार जो है उनको कहा जाता था। सिंपल सी बात है, अगर परिभाषा कहूं तो वह इक्ता वह भूमि खंड होता था, यानी कि लैंड यानी कि टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा, ठीक है, भूमि का टुकड़ा, ठीक है। भूमि का टुकड़ा वो होता था जिसे सुल्तान अपने सेनापतियों और अधिकारियों को वेतन के बदले में देता था मेरे भाई, समझ गए। मतलब कि मैं जो है राजा हो गया, ठीक है, मैंने क्या किया, आप मेरे अंडर काम करते हो, ठीक है, मैंने आपको जो है सैलरी के बदले क्या दे दिया, एक भूमि का टुकड़ा दे दिया। बस इसी को कहा जाता था इक्ता प्रणाली मेरे भाई। आई बात समझ में, बस इतना याद रखना, इक्ता प्रणाली ये चीज होती थी। किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था भाई, अभी बता दिया ना मैंने। ऑप्शन नंबर जो है सैन्य सेवा के बदले भूमि का राजस्व अनुदान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया है, तो 6 के अंदर बोला गया है सिजदा और पैबोस जैसी कठोर दरबारी रस्मों की शुरुआत किसने की थी। तो सिजदा और पैबोस का मतलब यही था, मतलब राजा के पैर छूना और पैर चूमना जो है, ऐसी जो है गंदी प्रथाएं जो है बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। कहा गया बलबन, ये राग, ठीक है, बलबन के द्वारा जो है ऐसी प्रथाएं शुरू की गई थी। बलबन का मानना था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का जो है प्रतिनिधित्व है, मतलब ऐसा बलबन का मानना था। इसीलिए सुल्तान की प्रतिष्ठा और भय बढ़ाने के लिए जो है उसने ऐसी कठोर जो है नीतियां या फिर प्रणाली आप कह सकते हैं उनकी शुरुआत की थी। सिजदा, सिजदा क्या क्या मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है। सिजदा का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सुल्तान जो राजा होता है ना उसके सामने घुटने टेककर जमीन पर झुककर प्रणाम करना। और पैबोस का अर्थ क्या होता है, पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना मेरे भाई, ठीक है। सिंहासन के पास जाकर सुल्तान के पैरों को चूमना, ये थी पैबोस प्रथा। इन दोनों को जो है किसने शुरू किया था, बलबन के द्वारा इन दोनों को जो है शुरू किया था मेरे भाई। इसके अलावा एक और चीज उसने शुरू की थी, बलबन ने क्या शुरू की थी, ईरानी उत्सव को मनाना जो है शुरू किया था। ईरानी उत्सव यानी कि नौरोज के त्योहार को, ठीक है, नौरोज के त्योहार को मनाना भी जो है इसी ने शुरू किया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 7 में बोला गया किस शासक ने अपनी प्रसिद्ध लोह और रक्त की नीति से विद्रोहियों का दमन किया था। तो लोह और रक्त की नीति आप सभी जानते हैं बलबन के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो लोह और रक्त की नीति किसने शुरू की थी, गयासुद्दीन बलबन ने जो है व्यवस्था और सुल्तान का भय स्थापित करने के लिए, यानी कि अपना डर जो है लोगों के अंदर बना रहे, इसके लिए जो है उसने लोह और रक्त की नीति को अपनाया था मेरे भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था विद्रोही जितने भी लोग विद्रोह करते हैं या फिर कर सकते हैं उनके और दिल्ली के आसपास के अशांत क्षेत्रों की पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए जो है लोह यानी कि ब्लड एंड आयरन की जो है नीति बलबन के द्वारा जो है शुरू की गई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में बोला गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई थी। तो ये चौगान यानी कि पोलो का खेल खेलते समय हुई थी। मृत्यु 1210 में इसकी 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण जो है गंभीर चोटें इसको आ गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, वहीं पर जो है इसको मृत्यु हो गई थी। दफनाया कहाँ गया था, ये चीज आप याद रखना, पूछा जाता है। दफनाया कहाँ गया था, लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। लाहौर में क्यों दफनाया गया था, क्योंकि लाहौर को ही इसने राजधानी भी बनाया था। अभी हमने ऊपर बात करके आए ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना था ना, राजा बना था या जो भी बना था, शासक बना था, तो ये लाहौर के अंदर इसने राजधानी बनाई थी। लेकिन जब इल्तुतमिश बना था तो उसने जो है लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चौगान जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया दिल्ली के किस सुल्तान ने नौरोज उत्सव को भारत में मनाना शुरू किया था? तो अभी ऊपर देख के आए हैं, नौरोज उत्सव मना लो या फिर ब्लड एंड आयरन की नीति अपना लो, सब जो है ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था भाई। ठीक है, ये ईरानी नव वर्ष का उत्सव होता है भाई, जो ये नौरोज त्योहार है ना, ये फारसी ईरानी नव वर्ष का जो है उत्सव होता है। बलबन ने इसे दिल्ली के राज दरबार में जो है बड़े धूमधाम से मनाना जो है शुरू किया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत बोला गया है इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का जो है पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे और भारत में एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की जो है इसने नींव डाली थी। चांदी का टका और तांबे का जीतल, इसने 2 मुद्राएं चलाई थी भाई। ठीक है, चांदी का टका कितने ग्रेन का होता था? 175 ग्रेन का होता था, यह याद रखना, पूछता है भाई। 175 ग्रेन। और क्या था? तांबे का जीतल। तांबे का जीतल, इसका कितना ग्रेन का था? तो ये कितने ग्रेन का होता था? तो ये तांबे का एक छोटा सा सिक्का चलाया गया था, इसको जो है जीतल भी कहा जाता था। इसका ग्रेन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं ग्रेन था या नहीं था, लेकिन ये जरूर याद रखना, चांदी का टका जो है 175 ग्रेन का था मेरे भाई। ठीक है, इतनी चीज जो है आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है क्या यहाँ पे कहीं? अच्छा, ये याद रखना भाई, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को मेरे भाई टका कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया, जो पूरी सल्तनत अवधि के दौरान मानक मुद्रा ये बने रहे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? मिनहाज ए सिराज ने अपने वृतांत तबाकत ए नासरी में किस शासिका के बारे में विस्तार से लिखा है? तो इस क्वेश्चन को शायद मैं पिछली वीडियोस में भी बता के आया हूं। तो ये मिनहाज ए सिराज एक नाम का व्यक्ति था, इसने अपने वृतांत तबाकत ए नासरी पुस्तक है, इसमें किस शासिका के बारे में विस्तार से डिटेल से बताया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिनहाज ए सिराज का जो विवरण है ना, ये समकालीन इतिहास, मिनहाज ए सिराज ने अपनी पुस्तक तबाकत ए नासरी में रजिया सुल्तान के बारे में विस्तार से बताया है मेरे भाई। और क्या याद रख सकते हैं इसके बारे में? और इतना कुछ याद रखने की बार जरूरी नहीं है, रजिया सुल्तान का बस टाइम पीरियड याद रखना, 1236 से 1240 में इसका टाइम पीरियड था मेरे भाई। वैसे रजिया सुल्तान के बारे में आपने जो है एचएसएससी के अंदर भी बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, क्योंकि यहीं से एचएसएससी जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछती है रजिया सुल्तान के बारे में मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 में बोला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण किस उपाधि से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भाई बहुत सारा एक उदारवादी भी था व्यक्ति, ठीक है ना, दान देने वाला, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता? पील बख्श बोला जाता था। पील बख्श कैसे लिखेंगे? बख्श ऐसे लिखेंगे ना, बख्श कैसे लिखेंगे भाई? अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना यार, यहीं से देख लेते हैं, कई बार यार बख्श ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पील बख्श हो गया। और पील बख्श क्या था? इसका क्या मतलब था? हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान। और एक इसको क्या बोला जाता था? लाख बख्श बोला जाता था, लाख बख्श इसको बोला जाता था। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। यहां तक आई बात समझ में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाख बख्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया? 2.5 दिन का झोपड़ा कह लो या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कह लो, दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। ठीक है, 2.5 दिन कह लो या फिर 2.5 दिन कह लो। 2.5 दिन का क्या मतलब है? यानी कि 2 दिन आधा दिन। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे, यानी कि 52-53 घंटे में जो है ये 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का जो है निर्माण ऐबक ने करवा दिया था। तो ये चीज याद रखना। कहां पर है ये? अजमेर में जो है स्थित है मेरे भाई। इसके स्थान पर पहले ये जो है क्या होता था यहाँ पे? कोई बता सकता है यहाँ पर जो है पहले क्या होता था 2.5 दिन का झोपड़े से पहले? यहाँ पर कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय होता था, उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, यहाँ पर जो है एक संस्कृत विद्यालय होता था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या? यह मस्जिद राजस्थान के अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर किया था। फटाफट वो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताना है मेरे को कि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण जो है किसने करवाया था वहां पर, जिसके स्थान पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया है? बलबन ने स्वयं को किस प्रसिद्ध पौराणिक
अफरासियाब वंश का वंशज बताया था। तो बलबन ने स्वयं को किस प्रसिद्ध पौराणिक अफरासियाब वंश का संस्थापक वंश का जो है वंशज बताया था? तो ये ईरानी तुर्की का बताया था मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ वंश का दावा उच्च कुल का होने का ढोंग करने के लिए बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित वीर पात्र अफरासियाब का वंशज जो है घोषित किया था। नीति वह निम्न कुल के लोगों को प्रशासन में रखने का जो है कट्टर विरोधी होता था मेरे भाई, ठीक है। तो ये ईरानी तुर्की जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे। वंश का दावा का मतलब यही है कि भाई गयासुद्दीन बलबन एक साधारण गुलाम से जो है सुल्तान बना था और अपनी निम्न पृष्ठभूमि को छुपाने के लिए, मतलब किसी को पता ना चले कि भाई मैं निम्न कुल का व्यक्ति हूं, बस इसको छुपाने के लिए जो है उसने जो है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसने समय को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब का वंशज जो है उसने घोषित किया था। किसी बड़े आदमी का जो है ताकतवर आदमी का जो है वंशज घोषित करना मतलब ये दिखाता है लोगों को ये पता चले भाई इतने महान वंश से जो है ये आदमी आता है मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट। चलिए ये यार नगर निगम वाले भी ना इसी टाइम आते हैं, बस नई सुबह। चलो खैर कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई? तो आप सभी जानते हैं क्यूमर्स इसका जो है अंतिम शासक होता था। ऊपर जो मैंने ओवरव्यू बताया था ना उसको भी अगर अच्छे से याद कर लोगे ना तो यकीन मानो इन 18 क्वेश्चन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये इसका 11वां शासक था। कब से कब तक था? 1290 में जो है ये रहा था। और किसका पोता होता था? ये बलबन का पोता होता था मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होता था? बलबन का ये पोता होता था। क्या पूछा गया? अंतिम शासक कौन होता था? कैक्यूबाद यानी कि क्यूमर जो है ये होता था मेरे भाई, ठीक है। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? बलबन की मृत्यु 1287 में हुई थी। उसके बाद उसका जो पोता था कैक्यूबाद वो जो है सुल्तान बना था मेरे भाई। और क्यूमर्स इसको किसने मारा था? तो इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी ने मारा था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने मारा था। और यहीं से 1290 में जो है खिलजी वंश की स्थापना पड़ गई थी, जो कि 1320 में जाके अंत होगा, ठीक है। खिलजी वंश का अंत कहां पर होगा? 1320 में जाके जो है उसका अंत होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में क्या बोला गया? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया घोषित किया था? ऊपर हम देख के आए हैं जिल्ले इलाही का मतलब क्या था? ईश्वर का प्रतिबिंब अपने आप को बताना, ठीक है। तो ये भी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसका मतलब क्या था? ये राजतव का सिद्धांत था, ठीक है। राजतव का सिद्धांत, ठीक है। आज जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मेरे को भाई, ठीक है। वैसे डोंट वरी, कंटेंट में या क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस मैं तेज बोल रहा हूँ मेरे भाई, बस इतना सही फर्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये राजतव का सिद्धांत किसने दिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है राजतव का सिद्धांत दिया गया था। अब ये राजतव का सिद्धांत क्या था? बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को जो है जीवित करने के लिए जो है दैविक अधिकार का जो है सिद्धांत दिया था मेरे भाई, ठीक है। कि मतलब उसने ये दिखाने की कोशिश किया भाई जो राजा होता है ना वो जो है ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, इसीलिए आप उसकी पूजा करो, सिंपल सी बात ये है भाई मेरे भाई, ठीक है। उपाधियां की बात करूं तो बलबन ने जो है स्वयं को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, नियाबत ए खुदाई जैसी जो है उपाधियां अपने आप को इसने धारण करवाई थी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस सुल्तान के शासनकाल में सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है पहुंच गया था मेरे भाई, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चंगेज खान का खतरा जो है 1221 ईस्वी में प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ख्वारिज्म के जो राजकुमार होते थे ना जलालुद्दीन मंगबरनी का तो नाम सुना होगा ना, तो मंगबरनी जो है ये भारत के अंदर घुस गया था अपनी जान बचाने के लिए। और इस इल्तुतमिश को उस समय पता होते थे चंगेज खान कौन था और जो है मंगोल कैसे लोग होते थे, मतलब इंसान की चमड़ी तक निकाल देते थे वो मंगोल इंसान। इसीलिए इल्तुतमिश जब इसने मंगबरनी ने इससे सहायता मांगी ना इल्तुतमिश से, भाई मेरी जान बचा ले, मैं तेरे कभी काम आ जाऊंगा, तेरे को जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन इल्तुतमिश ने खतरे को पहले से भाप लिया था और इसने जो है कह दिया था कि भाई तू बॉर्डर से बाहर निकल जा, मैं मंगोल से खतरा नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। इसीलिए जो है फिर ये मंगबरनी यहाँ से भारत से चला गया था। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाता है, पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में किस शासक के दौरान जो है मंगबरनी या फिर मंगोल जो है पहली बार भारत के सिंधु बॉर्डर तक आए थे? तो ये इल्तुतमिश के काल में आए थे, बस इतना सा आपको याद रखना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? गुलाम वंश के दौरान बंदगान, ये बंदगान शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो ये बंदगान एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बंदगान आपको अलग बंदगान विभाग दिखेगा आपको आगे, बंदगान विभाग किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये दोनों अलग है, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक
तुगलक, ठीक है, तुगलक। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, ये गुलाम से संबंधित है। 1,80,000 सबसे ज्यादा गुलाम फिरोज शाह तुगलक के समय में ही होते थे, ठीक है। गुलामों का ये बड़ा शौकीन था, 1,80,000 इसके गुलाम होते थे। हालांकि थोड़ी सी लोग इतिहासकारों के बीच में है भाई इतने ज़्यादा गुलाम नहीं हो सकते, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, गुलाम वंश के दौरान बंदगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदी गई विशेष गुलामों के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज के हमारे 18 क्वेश्चन थे। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, कुछ नए क्वेश्चंस भी मिले होंगे। तो वीडियो को बस लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने भाई बहनों के साथ जो दिल से सीरियसली डेडिकेशन से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी लगाकर तैयारी कर रहे हैं ना। सिर्फ उन दोस्तों के साथ, उन भाइयों के साथ और उन बहनों के साथ जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। मेरा यही उद्देश्य है, सिंपल भाषा में आपको समझ आए, रटवाना नहीं है। एक बार टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानो जब तक आप तैयारी करोगे ना, तैयारी छोड़ो, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी ना, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, आप नहीं भूलोगे। ट्रिक का मेरे को समझ नहीं आता, ट्रिक कुछ टाइम के लिए जरूर याद रख सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए मैं नहीं मान सकता कि ट्रिक आपको याद रख सकती है। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो स्टोरी बेस आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक दूसरे से कनेक्ट करनी पड़ेंगी, और लोकल लैंग्वेज में जो अपनी भाषा है ना उसमें आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और वही मैं यहाँ पर आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पे मात्र 2026 का नहीं है मेरे भाई, मैं यहाँ पर 2029 को भी लेके चल रहा हूँ मेरे भाई। थोड़ा सा एक टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, वरना बहुत सारे बच्चे आज भी कमेंट करते हैं कि भाई यार जो है एग्ज़ाम डेट कब आएगी, या फिर जो है भाई PMT PST कब से शुरू होगा, मेरे इतने नंबर है, तैयारी करूं या फिर ना करूं। इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। सिर्फ उन बच्चों के लिए वो वीडियो रहेगी जो मतलब पिछले एक डेढ़ साल से कंसिस्टेंसी बना रखी है जिन्होंने, या फिर पिछले 6 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। बस उनका जो है टाइम पीरियड को देख के, HSSC की कंडीशंस देख के ना कभी मन उठ जाता है यार तैयारी करूं या ना करूं, होना तो है नहीं। इन चीज़ों पर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, शायद कल ही बना दूं। तो आप बस अपनी तैयारी में लगे रहो दोस्तों, इतना ही कह सकता हूं। यहाँ पर तैयारी आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी, किताबें आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, हर चीज़ आपका साथ छोड़ सकती है मेरे भाई, ठीक है। ये जो किताबें होती है ना, किताबें कभी आपसे कुछ नहीं लेंगी, सिर्फ आपको हमेशा देंगी ही देंगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और जुड़े रहिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कैसी आपको ये वीडियोस लग रही है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।